हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनो एकेडमी। इस वीडियो में हम पाम इंडस्ट्री को समझेंगे और देखेंगे कि इस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ ऑयल, पाम ऑयल क्या होता है, इसके यूजेस, पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, क्या कंट्रोवर्सी है पाम ऑयल को लेके, प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन, रिसेंट गवर्नमेंट अपडेट, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शन रेट एंड लास्ट वैल्यूएशन। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइप्स ऑफ ऑयल, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑयल है हमारे पास, एक एडिबल ऑयल, दूसरा नॉन एडिबल ऑयल। एज नेम सजेस्ट इट यूज एज अ ह्यूमन कंजम्पशन, जबकि नॉन एडिबल ऑयल एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस सच एज फ्यूल, बायोफ्यूल, producing soap, detergent, paint, etc. Edible oil based on agriculture source like oilseed या फिर trees. Oilseed में देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड एक्सेट्रा, जबकि ट्रीज में आ जाता है आपका पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव्स ऑयल एक्सेट्रा। जबकि नॉन एडिबल ऑयल आपका वेजिटेबल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल और एनिमल फैट हो सकता है। सो इतना तो क्लियर है, सारे वेजिटेबल ऑयल एडिबल ऑयल नहीं होते। व्हाट इज़ पाम ऑयल? इस पिक्चर पे हम देखते हैं सबसे पहले ये पाम ऑयल है, ये पाम ट्री और ये है FFB मतलब फ्रेश फ्रूट बंचेस। ये अनरिफाइंड पाम ऑयल को हम रेड पाम ऑयल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ रेडिश ऑरेंज कलर। करेंटली मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड पाम ऑयल प्रोडक्शन सिर्फ मलेशिया और इंडोनेशिया से ही होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट इंडिया करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर एडिबल ऑयल से। और आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ऑयल पाम ट्री के लिए जो वेदर चाहिए होता है वो है ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इंडिया में ऐसे 13 स्टेट हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और उसमें से जो पोटेंशियल स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। बट ये 13 स्टेट सफिशिएंट नहीं है जो इंडिया की डिमांड को पूरा कर सकें। सो अभी भी हम पूरी तरह से इम्पोर्ट पे ही डिपेंड करते हैं फॉर पाम ऑयल। अगर हम पाम ऑयल की यूजेस की बात करें तो ये मेनली कुकिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है और रेडी टू ईट फूड्स लाइक सीरियल, बेक फूड जिसमें ब्रेड आ जाता है, आपका कुकीज़ आ जाता है, मफ़िन आ जाता है, प्रोटीन बार, डाइट बार, चॉकलेट्स, टूथपेस्ट, सोप और कॉस्मेटिक में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो काफ़ी वाइडर यूज़ है पाम ऑयल का। पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, पाम ऑयल में काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है जिससे हार्ट डिजीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट ये बहुत सस्ता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारी कंट्री में और काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। एक रिसेंट अपडेट आया था मई 2020 में, इसमें कहा गया है इंडिया कैंसल पाम ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल और बांग्लादेश। अब क्वेश्चन है कि हम तो इंपोर्ट मलेशिया और इंडोनेशिया से करते हैं, तो ये नेपाल और बांग्लादेश कहाँ से आ गया? और इस पर रीज़न जो दे रखा था वो था साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो 2017 के बाद नेपाल ने एक अच्छा तरीका अपनाया, उसने इंडिया को रिफाइंड पाम ऑयल बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब है नेपाल क्रूड पाम ऑयल मलेशिया से परचेज करती थी, उसको रिफाइन करती थी एंड देन इंडिया जैसे बड़े मार्केट में सप्लाई करना उसने स्टार्ट कर दिया। कहानी में ट्विस्ट आया जब मलेशिया ने क्रिटिसाइज़ किया भारत को एट यूनाइटेड नेशन ऑन आर्टिकल 370 के एबॉलिश पर, और काफ़ी सारे कमेंट भी दिए थे ऑन कश्मीर, जिसके रिस्पांस में भारत ने जितने भी पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होते थे उन सब में रोक लगा दिया। कहा कि अभी से हम सिर्फ क्रूड पाम ऑयल ही इंपोर्ट करेंगे। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन था कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर दिया था नेपाल और बांग्लादेश को कि हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा किसी और कंट्री से हम रिफाइंड ऑयल परचेज़ नहीं करेंगे। इस रेस्ट्रिक्शन से पहले इंडिया क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल दोनों ही परचेज़ करती थी। नेपाल को डबल बेनिफिट हो रहा था, एक तो इतना बड़ा मार्केट मिल गया उसे इंडिया जहाँ पर वो रिफाइन करके अपने प्रोडक्ट को बेच रही थी, दूसरा साफ्टा के कारण उनके प्रोडक्ट में कोई भी टैरिफ नहीं लग रहा था, मतलब बिना टैक्स में वो इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रही थी, जो इंडियन कंपनीज और एसोसिएशन को पसंद नहीं था और उन्होंने क्वेश्चन रेज किया गवर्नमेंट के पास। सो मई 2020 में इंडिया ने जो लाइसेंस दे रखा था नेपाल और बांग्लादेश के कुछ सेलर्स को, उसको कैंसिल कर दिया और ये स्पेसिफाई कर दिया कि अब से रिफाइंड पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो इंडिया में ही होगा ताकि वो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके।
प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन। फर्स्ट 3 ईयर में कोई भी FFB प्रोड्यूस नहीं होता, और अगर हुआ भी तो उसे प्रोडक्शन में नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। सो वेस्टेज है, इससे बेटर है कि हम इसे गाय और भैंसों को खिला दें। 4th ईयर से ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा, पर हेक्टर अब ज़्यादा FFB प्रोड्यूस होंगे टिल 8 ईयर। 8 ईयर में हम कह सकते हैं ये अपनी पीक पे है, जो ये ऑलमोस्ट 9 से 10 साल तक पीक पे रहता है। अगर क्लाइमेट कंडीशन अच्छा हो तो ये कम से कम 22 से 25 टन पर हेक्टर पर ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। आफ्टर 17 ईयर FFB प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और ये ग्रेजुअली डिक्लाइन ही होता रहता है। सो 28 ईयर या 29 ईयर में जाके इस पेड़ को काट दिया जाता है और अगेन रिकल्टिवेशन किया जाता है और ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाता है। सो एक बार देखते हैं क्या क्या कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग पाम ऑयल। जैसे हमें पता है इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन किया जा रहा है पाम ट्रीज़, जिसके कारण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और पीटलैंड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इस डिफॉरेस्टेशन के कारण काफ़ी हद तक हम ग्लोबल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं और वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस सेक्टर को लेकर। प्रोडक्शंस के लिए FFB को फैक्ट्री में लाया जाता है एंड देन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जितना अच्छी क्वालिटी का FFB होगा उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन रेट होगा। इस ऑरेंज वाले पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करके हमें क्रूड पाम ऑयल मिलता है, जबकि ये वाइट वाला जो पोर्शन है इससे हमें पाम कर्नल ऑयल, ये दोनों मेन प्रोडक्ट हैं और इन दोनों का अलग मार्केट भी है। अगर इसके एक्सट्रैक्शन रेट की बात करें तो क्रूड पाम ऑयल अप्रॉक्स 12 से 13% होता है और पाम कर्नल ऑयल 1 से 2%। इसके अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि कर्नल केक, एम्प्टी बंचेस, स्लेज। इन सभी बाय प्रोडक्ट को आइदर एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है या फिर बायोफ्यूल पर्पस के लिए। सो कंक्लूजन इज कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बाय प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, सभी का अलग अलग मार्केट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पाम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वैल्यूएशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।